भारत एक कृषि बहुल देश है। भारत के किसान बहुत मेहनती है। हर साल मौसम के चलते लाखों एकड़ फसल नष्ट हो जाता है। अगर किसान सही समय पे फसल पे पानी नहीं दे पाते तो फसल नष्ट हो जाता है। पानी नहीं दे पाने का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि मौसम की स्थिति खराब रहना, ताप की कमी और सही जानकारी की कमी। ये सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें तो फसल कभी नष्ट नहीं होगा। आज मैं आप सबको वैसा ही एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंसर आधारित संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस प्रोजेक्ट में एक सेंसर लगा हुआ है जो मिट्टी की आर्द्रता मेजर कर के जमीन में पानी देता है। इसमें कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है। जब भी सेंसर को लगे कि जमीन में पानी की मात्रा कम हो गई है तो अपने से मोटर को चालू कर देता है और जितना पानी चाहिए जमीन को उतना ही पानी देगा। अपने से मोटर को बंद भी कर लेता है। आइए जानते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। इस प्रोजेक्ट में एक कंट्रोल यूनिट है, एक पावर सप्लाई है और एक सेंसर लगा हुआ है। जो कंट्रोल सेंसर मिट्टी की आर्द्रता मेजर कर कंट्रोल यूनिट को देता है। कंट्रोल यूनिट अपनी ब्रेन की तरह काम करता है और जरूरत पड़ने पर मोटर को अपने से जमीन में पानी मुहैया करवाता है। आइए इस प्रोजेक्ट हम सोलर सिस्टम से भी जोड़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे वरदान साबित होता है। ये प्रोजेक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होता है। धन्यवाद। ये एक सेकेंड। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या तबस्मिता बाई है। मैं कृषि कक्षा ख विभाग की छात्री हूँ। ये है मेरा मृदा संरक्षण। ये है आज आप देख रहे हैं, ये मेरा मॉडल है और ये है ये है मेरा मॉडल। हम कुछ एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो ये हमको विदेशी में समझाता है कि सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन के बारे में। ये है छत पर खेती, ये हमारे घर को सुंदर दिखाता है। ये है हमारा सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और पहाड़ी जगह पे। ये हमारे मिट्टी को नष्ट होने से बचाता है। ये है हमारा नारियल का बगीचा। हमको हमेशा पेड़ भरपूर लगाना चाहिए। ये है हमारा फसल चक्र। फसल चक्र में हम एक ही पौधे को बारी बारी में लगा सकते हैं और तरह तरह के पौधे एक ही खेत में लगा सकते हैं। धन्यवाद। मिट्टी बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन इनमें से 2 तरीके मैं आज बताने वाला हूँ। पहला तरीका, हमें वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा वृक्षारोपण के बल दिए जाने की आवश्यकता है। हमें नए पौधे लगाने चाहिए। लेकिन क्यों? जब हम नए पौधे लगाते हैं तो उसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। तब जब तूफान या फिर बारिश आए तो वह मिट्टी बह नहीं जाती। अब मिट्टी बचाना क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर जानकारी देंगे आदित्य पात्र। हमें मिट्टी बचाना चाहिए कारण उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मटका और खाना, और हम उससे बहुत सारी इमारतें भी बनाते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ मंगलमय हो। शुभ अपराह्न। मेरा नाम आद्या आराधना साई है। मैं कक्षा 4 ख विभाग की छात्रा हूँ।
आज मैं आप सबको मृदा संरक्षण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मृदा मतलब मिट्टी, संरक्षण मतलब बचाव। हम मिट्टी का बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। पहाड़ों की ढलानों पर छोटे छोटे खेत बनाकर खेती की जाती है। जब बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे आता है तब वह मिट्टी को धोकर ले आता है। परंतु अगर हम सीढ़ीदार खेती करेंगे वह बारिश के पानी को रोकता है। वह निश्चित रूप से ही मिट्टी और पानी का संरक्षण है। जंगल बढ़ाने का मतलब है ज्यादा पेड़ लगाना। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ के जड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे तेज हवा और बारिश के पानी से वह नहीं धुलते। जंगल हमारे इकोसिस्टम के 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास रख लेता है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कूड़ेदान। हमें ज्यादा से ज्यादा कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि अगर हम कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो वह मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी को प्रदूषित करेगा। उसी तरह से हमें नदी में भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि अगर हम कूड़ा नदी में फेंकेंगे वह नदी का पानी प्रदूषित होगा और नदी का पानी कूड़ा का बाहर कर लेके जाकर किनारे जमा कर देगा, जो किनारे के मिट्टी को प्रदूषित करता है। तो क्या मैं अभी आपको बताने वाली हूँ मिट्टियों के बारे में। ये चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं मुल्तानी मिट्टी। तो लाल मिट्टियों के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। लाल मिट्टी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से लेकर यह मेघालय, तमिलनाडु, नागालैंड और राजस्थान को आती है। लाल मिट्टी पीली, लाल एवं चॉकलेटी रंग की होती है। लाल मिट्टी का हम अंग्रेजी में कहलाते हैं रेड सॉइल। अभी मेरी दोस्त रचना बताने वाली है काली मिट्टियों के बारे में। काली मिट्टी। काली मिट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक सॉइल। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसे हम काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब मेरी दोस्त रितिका चिकनी मिट्टी के बारे में बोलने जा रही है। चिकनी मिट्टी को अंग्रेजी में कहते हैं क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी में पानी मिलाने पर यह चिपचिपा हो जाता है। चिकनी मिट्टी को हम अनेक प्रकार के आकार दिए जा सकते हैं, जैसे कि दिया, मटका तथा हम घर बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षता मूर्ति। तुम कैसी हो सहेली? मैं बहुत ही खुश हूँ। आओ हमारे घर के अंदर आओ। आपका घर तो बहुत ही सुंदर है, पर उस कमरे में धूल, मिट्टी, गंदगी क्यों है? आप उसे फेंक दो। वो धूल मिट्टी की गंदगी नहीं है, वो हमारे भारत की मिट्टी है। जब हम यहाँ आए थे, हम लोग अपने साथ से भारत की मिट्टी लाए थे। इस मिट्टी में बहुत ताकत है। जब हम लोग इसका पूजा करते हैं तो हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। मुझे माफ कर दो, मैं और कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी। ठीक है, माफ किया। से यही सीख मिलती है कि हमें हमारी मिट्टी को सम्मान देना चाहिए। और अगर आपको कोई हमारी मिट्टी का अपमान करते हुए दिखे तो उससे ये बात बोलिएगा कि मिट्टी जीवन है अपना, उसे बचाना है हमारा सपना। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। This is one of our annual exhibition day where class 4 children, they have selected an innovative theme, that is brick making process, and here the children, they are presenting each and every steps of brick making and their uses. So by that way they can get a clear concept how the bricks are used in various purposes in their life, and also they can
utilize the brick without any hesitation, whatever may be the cost. Because manual work things are much more better than machine. This is what the concept they have got. Thanking you. Soil. Save soil. Soil is the most important element of the whole world for the living beings and etc. etc. This is Anandita here to speak about the soil and its uses. First, I will speak how the soil is helping us to make our shelter. We all know that the one most important material to make our shelter is brick. Starting from the foundation till completing the roof, we all have to go to the way of bricks. But we should not forget the process of brick making, like mining, tempering, molding, drying, carrying to the keel and firing. These are the 5 main processes should be followed while making the brick. Now the first process should be going through Punyak Samantray. The first step of brick making is mining. Now I am spreading this to remove the unwanted oxides from this. Now my friend will tell the second step of brick making. Tempering. You see, in the first step the oxide has been removed from the soil. Now I am mixing it with water to make a dough. This is the second process called tempering. Now my friend Aditya will tell about the third process is called molding. Please go through Aditya. Now, in the second process the mixture has been already done. Now, this third process of brick making is known as molding. Now, I am taking a lump of this mixture and putting it into this sand in it because it prevents the mixture to stick with the mold but gives a good shape. Now after that I will put it for the uniform drying. Now my friend Shreyans is going to tell about the fourth process. The fourth process of brick making is called drying. After 2 days, they are turned over for uniform drying and then they are ready for making. Next, my friend Aisha will explain the process of firing. These dams store water. Dams generate hydroelectricity which is helpful to the whole city. They are made up of bricks and cement. The bricks are used here in making the pillars. The pillars are constructed through which the excess of water from the rain can be passed easily. Then the storage water is used at the time of water scarcity. So the bricks are playing an important role in our day-to-day life. Thank you. Good morning everybody. My name is Adirshi Sanapati from class 4 section A. Today I am explaining about the breeze. This is Gandhi Setu. This is breeze. This is Gandhi Setu breeze on river Godavari of Andhra Pradesh. You see these pillars are made of brick, cement and iron rod. So it cannot be broken soon. Thank you. Hello, my name is Baba Mandir Swai. I am reading in class 4 section B. This is Truss Bridge. It is very strong so that people can move without any problem. Here the pillars are made of bricks and cement. You can see here are various types of bridges. I am Shivangi here to explain
explain about various types of bridges. A bridge is a structure built over a road between the mountains, valleys, or water bodies. Bridges are also constructed with the help of bricks and cement because people, animals, and vehicles run loaded and heavy vehicles are running on it. So, the bricks and cement make the bridges strong. Secondly, the bridges also help in avoiding traffic jam. Thank you. It is a hut which is made up of bricks, clay, bamboo and straw. It has been made with all low-cost materials, but the bricks which are used in it are less in numbers, so we cannot call it a permanent house. Basically these huts are seen in village area and slums as people do not have more money to construct a building house. Thank you. This is one of the strongest house and an independent house known as bungalow. It is made of brick, cement and soil with many rooms in it. It is an expensive and permanent house as it is constructed with many bricks which make the house strong. Thank you. Here is the apartment which is made up of brick, cement, soil, etc. These are the strong materials so the apartment cannot damage easily. Here we can see the apartments in many cities where people can live in less space. This is a multi-storage building. Thank you. Bricks. Bricks. The bricks are not strong through the process of drying because they can be melted in the water. So again the bricks are brought here for firing. The place where the bricks are baked is known as cell. Here you can see how the bricks are baked, arranged. The bricks, after arranging the firing, will be done by using straw. After arranging the straw, I will put fire on it. Now the bricks are baked. Then they are used for various purposes. Then I will load it in a truck. Now the bricks are ready to use. We can use bricks for making different houses because it is the main material to give the proper shape of a house. Here is Sivan to speak about it.